मैं बलराम संदेश की तरफ से, जो है किसानों एवं वैज्ञानिकों का समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में जो है इस सोच के साथ की गई है कि विश्वविद्यालय की सेवा में सर्वप्रथम, अगर आप चाहें तो मैं अपना परिचय बताना चाहूंगा। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार प्रयासी हूँ, वैज्ञानिक हूँ, अखिल भारतीय अलसी अनुसंधान परियोजना में, जो कि संचालित है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना में। ये सागर में है संचालित, और सागर में जो है विगत 2013 से मैं पदस्थ हूँ। साथ ही साथ मैं, क्योंकि अलसी वैज्ञानिक हूँ, साथ ही साथ अलसी के अन्य परियोजनाएं भी हैं, और जैविक खेती में अलसी सबसे बेहतरीन रिस्पांस देखा गया है। तो आज की जो वेबिनार का उद्देश्य है कि हम कैसे जो है मूल्य संवर्धित अपने उत्पादों में मूल्य संवर्धन करके उसकी कीमत को कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है बाजार में प्राप्त करें। तो इसलिए इसमें भी आदरणीय मैडम जो है हम सबका मार्गदर्शन करेंगी। साथ ही साथ यह प्रयास रहा है हमारे संगठन का, हमारे बलराम संदेश का, कि जो देश भर के जो भी अनुसंधान केंद्र हैं, चाहे वो सरकार शासकीय रूप से हो, चाहे हमारे एनजीओ के माध्यम से हो, चाहे हमारे राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से हो, चाहे हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हो, चाहे हमारे प्रगतिशील किसानों के माध्यम से हो, और चाहे हमारे उद्यमियों के माध्यम से हो, जो मार्केट की डिमांड है, जो बाजार की मांग है, उसके अनुरूप ही हम अपने उत्पादों का संश्लेषण कैसे करें, हम अपने उत्पादों को मांग के अनुरूप सृजन कैसे करें, जिससे हम मांग की पूर्ति कर सकें। मैं स्वागत करता हूं आज आपका इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और कुछ इस लाइन के साथ कि आप ईश्वर की सबसे अनोखी रचना है, आपके बिना मैं अस्तित्व में भी नहीं आ सकता। मुझे जन्म देने और हमेशा मुझे प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा आज का विशेष दिन है जिसके बारे में हम कृषि में सबसे बड़े योगदान को हम देखते हैं। आज जिस तरीके से हमारे पास डेटा है उसके अनुसार 52 से 75% तक महिलाएं शिक्षित हैं कृषि में यहाँ पर हमारे देश में, और उनकी होल्डिंग 12.8% लैंड होल्डिंग है ऑल इंडिया में, जिसमें 33% महिला कृषक हैं और 47% वो महिलाएं हैं जो कृषि मजदूरी से जुड़ी हुई हैं या किसी न किसी रूप से कृषि से संबंधित हैं। ये ऑक्सफैम इंडिया और अन्य डेटा सरकारी एजेंसी से प्राप्त किए हुए हैं। इनमें संशोधन अपने हिसाब से होते रहते हैं। खैर, इन्हीं के साथ मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे शिव सर को कि वो आपका परिचय दें। ओवर टू यू शिव सर। जी धन्यवाद सौरभ जी। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हुआ आज मुझे आदेश हुआ है कि श्रीमती वैशाली मालवीय जी का इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो मैं मालवीय जी को सादर नमन करता हूं और बलराम संदेश टीम की ओर से हार्दिक स्वागत भी करता हूं। तो वैशाली मालवीय जी डायरेक्टर हैं मां रेणुका फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की, और साथ में भारतीय किसान संघ की सदस्य भी हैं। मालवा प्रांत का जो मालवा प्रांत एक संगठन है, वहाँ की महिला प्रमुख भी हैं, और जो मुख्य व्यवसाय है वो प्राकृतिक कृषि यानी जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि जो नेचुरल फार्मिंग, ये मुख्य व्यवसाय है। अगर मैम की शिक्षा के बारे में बात करें तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैम ने किया है श्री वैष्णव प्रबंधन संस्थान इंदौर मध्य प्रदेश से। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA किया है पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट ये भी यहीं से किया है पुणे यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र से। और महिलाओं की जो भागीदारी है वो नो डाउट 70 से 80% है। मैं मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज सबसे ज्यादा महिलाएं जो है खेती में काम करती हैं, लेकिन उतना आगे जाकर के वो सबके साथ में नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप हमारे साथ हैं, आप जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनको ये एहसास कराएं कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। सभी को नमस्कार और ओवर टू यू मैम। जी, थैंक यू।
यहाँ पे जितने भी किसान भाई बहन, जितने ऑफिसर्स अभी मेरा ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर ने मेरा परिचय दिया, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज मेरा सौभाग्य है और मैं बलराम संदेश का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सभी के साथ में इस तरह से अपने विचार व्यक्त कर सकूं। धन्यवाद बहुत बहुत। आज जो मुझे एक टॉपिक दिया गया है वो है जैविक खेती में आत्मनिर्भर होती महिलाएं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक कृषि के ऊपर एक नजर डालना चाहती हूँ। देखिए, ये जो प्राकृतिक कृषि है इसका उद्देश्य क्या होता है? ये एक यात्रा है सेहत एवं पोषण, परिवार कल्याण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं महिला सशक्तिकरण के लिए। हेलो जी मैम, आ रही है आवाज मैम, आप कंटिन्यू रखिए। जी मैम। जी 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 सर, ये स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है जी। कृषि जो है हमारी, क्या होता है, जमीन की जुताई करके अनेक प्रकार के बीजों के द्वारा अनेक प्रकार के साधनों को उगाकर मनुष्य के द्वारा उनसे उत्पादन लेना कृषि कहलाता है। अब हम कृषकों की बात करते हैं अगर, तो महिलाएं और पुरुष दोनों ही कृषक हैं हमारे यहाँ भारत के अंदर। और 70% जो जनता है हमारी वो भारतीय किसान है, गांव में उनका निवास है। और 70% में भी जो महिलाओं की भागीदारी की हम बात करते हैं तो वो 70 से 80% के करीब है। हमारी जो मुख्य फसलें हैं वो सभी तरह की दालें, गेहूं, मक्का, तिलहन, मोटा अनाज, जिसे आजकल हम मिलेट्स बोलते हैं, जो सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। और हमारे पुरातन जो समय था उसमें हम लोग इसी को खाते थे। गेहूं तो हमारे देश में काफी बाद में आया है, तो उसमें जैसे कोदो, कुटकी, बादली, सामा, ज्वार, बाजरा, रागी, और ये वो अनाज है, इसको सिरिधान्य भी बोलते हैं, जिसको खाने के बाद में हमारे पूर्वज कभी बीमार नहीं होते थे। अब हम बात करेंगे मुख्य खेती के जो प्रकार होते हैं हमारे। हेलो हेलो मैम आप आप कंटिन्यू रखिए। आपकी प्रेजेंटेशन के बीच में किसी भी तरह का इंटरप्शन ना हो, इसलिए सभी के माइक जो है वो म्यूट कर दिए गए हैं ताकि आप निर्बाध आराम से आपकी प्रेजेंटेशन दे सकें। जी, अब हम अगर बात करते हैं खेती के प्रकारों की, तो सबसे पहली खेती है रासायनिक खेती। और रासायनिक खेती में आप जानते हैं कि पूरी जहर से जो बनी हुई, जो हम उगाते हैं जहर के थ्रू, जैसे यूरिया, डीएपी, पेस्ट कंट्रोल, पेस्टिसाइड्स डालते हैं हम लोग इसके अंदर, ये पूरी तरह से रासायनिक होते हैं और जहरीले होते हैं। दूसरी खेती होती है जैविक खेती, जो कि सेमी होती है, और उसमें ना तो पूरी तरह से जहर होता है और ना ही वो पूरी तरह से प्राकृतिक होती है। इसमें जैविक खेती में क्या होता है कि हमें बाजार से सारी चीजें लाके डालनी पड़ती है। और तीसरी होती है प्राकृतिक गौ आधारित कृषि। ये प्राकृतिक गौ आधारित कृषि जो है, ये वो खेती है जो हमारे ऋषि मुनि पुराने समय से करते हुए आए हैं, जिसके अंदर हमारा जो आधार है कृषि का, वो हमारी गौ माता है। इनमें हम गोबर, गौमूत्र, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम खेती करते हैं। और मैं जो कृषि कर रही हूँ आज, वो भी मैं यही कृषि कर रही हूँ, प्राकृतिक कृषि कर रही हूँ मैं। अब हम बात करते हैं कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी की। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो सभी खेती के जितने भी काम हैं, जमीन की जुताई को छोड़ के और एक स्प्रे को छोड़ के, तो सभी काम जो हमारी महिलाएं करती है, चाहे वो बोनी हो, कटाई हो, अनाज को छानना हो, प्रोसेसिंग हो, या उसका भंडारण हो, उसको कीड़ों से बचाना हो, हर तरह की चीज जो है वो हमारी महिलाएं ही कर पा रही हैं। अब बात करते हैं हम कि महिलाएं क्यों कर रही है।
जैसे जैसे अभी धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है देश के अंदर, हम देख पा रहे हैं, इसमें महिलाएं अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाह रही हैं। तो उसके लिए महिलाएं काफी पूछताछ भी करती हैं, हम क्या करें कि हम हमारा परिवार स्वस्थ रहे। अभी मैं भी कहीं जाती हूँ तो मुझसे सब यही पूछते हैं, दीदी आप ये बात तो छोड़ो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पहले ये बताओ कि हम अपने परिवार को स्वस्थ कैसे रखें। तो वो लोग धीरे धीरे घर में, घर के पीछे की जगह पे जो रहती जगह, वहां पर ही वो जैविक खेती उन्होंने करना शुरू किया है। उसमें वो गंगा मॉडल है एक हमारा दीपक सचदेव जी का, तो उसको अपना के और उसी के अंदर जैसे बेल वाली सब्जी भी लगा रही हैं, पत्ते वाली भी लगा रही हैं, टमाटर मिर्च भी लगा रही हैं, और उसको उन्होंने उस मॉडल को 7 दिन के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो जब वो पहले दिन का कंज्यूम करती हैं और जब 7वें दिन का पूरा राउंड करके कंप्लीट करके आती हैं, तब तक पहले वाले जो दिन का उनका खाली हुआ था वहां बीज डाल देती हैं। वहां पे फिर से उनके लिए खाने के लिए जैविक सब्जियां और जो भी चीजें वो वापस से उग चुकी हुई होती हैं। तो इस तरह से महिलाएं बहुत ही खुश है। इससे जिनके पास ज्यादा जमीन है उन्होंने उसमें और भी चीजें शुरू की है। इस तरह से वो अपने परिवार को स्वस्थ रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हैं। और जो मैं जितनी भी महिलाओं से मिली हूँ उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आप रासायनिक खेती में इंटरेस्टेड रहती हैं कि नहीं, तो वो कहती है नहीं दीदी, इसमें रासायनिक खेती में हमको मजा नहीं आता, लेकिन जो जैविक खेती है उसमें हमको मजा आता है। अब मजे के कारण क्या है, क्योंकि ये एकदम सरल पद्धति है, इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस होता नहीं है और महिलाएं काफी आसानी से कर पा रही हैं उसको घर में। तीसरा है, जब वो ये सब चीजें उगा लेती है, उनके पास में ज्यादा निकल आता है कुछ, तो वो आत्मविश्वास से भर जाती है, क्योंकि वो उस चीजों को अपने गांव में या कहीं और बेच देती हैं। उससे उनको 2 पैसे की ज्यादा आमदनी हो जाती है, तो उनका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी तरह से वो आत्मनिर्भर हो रही है कि उनके छोटे मोटे खर्चे जो है वो पूरे हो जाते हैं इसी से। अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर जिनके पास जगह ज्यादा है तो वो ये चीजें उगा के वो फूड प्रोसेसिंग में जा रही हैं। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने घर के अंदर से छोटे छोटे उद्योग स्थापित किए, पापड़ बना रही हैं, अचार बना रही हैं, जैम बना रही हैं, जेलीज बना रही है। बहुत सारी इस तरह के छोटे छोटे जो उद्योग है वो हमारे गांव से अब निकल के आ रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, उसको वो लोग अभी पूरा कर रहे हैं। प्राकृतिक कृषि का अगला जो फायदा है वो है मृदा संरक्षण। आज ये जो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स इतना डल रहा है, इसमें हमारी जो जमीन है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। आज अगर हम पंजाब का उदाहरण लेते हैं तो पंजाब में अगर आप देखेंगे तो वहां की जमीन में इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स है कि वहां पे हर घर के अंदर एक कैंसर पेशेंट है। और आज की हालत ये है कि वहां से एक ट्रेन चल रही है, अगर आप लोगों को पता हो तो, पंजाब से लेके बीकानेर तक। और पंजाब के लोग जो है वो हमारा मध्य प्रदेश का गेहूं खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे पेस्टिसाइड का जो मात्रा है पेस्टिसाइड की वो कम है। तो इस तरह से वहां की जो मिट्टी है वो तो खराब हो चुकी है, लेकिन जो हम धीरे धीरे अब प्राकृतिक कृषि की ओर मुड़ रहे हैं, या हम अपने यहाँ से पेस्टिसाइड्स और जहर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं जैविक खेती को अपनाकर, ये हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। ऐसे किसान भाइयों को और बहनों को मैं नमन करती हूँ। और आज मैं सभी किसान भाइयों से एक ही मतलब विनती करना चाहती हूँ महिला दिवस के अवसर पे, कि आप लोग भी, अब हम, धरती हमारी माता है, हम उन्हीं को जहर दे रहे हैं, क्या जहर देना सही है? हम अपनी माँ को जहर खिला सकते हैं क्या? तो इस तरह से अपनी माँ को जहर खिलाना बंद करके हम हमारी धरती को हम प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाएं। दूसरा क्या है कि हम किसान हैं, हमारा दायित्व सभी को भोजन देने का है। और अगर हम भोजन के अंदर जहर मिला के अगर हम किसी को देंगे तो हम जीवन दाता तो नहीं बनेंगे, ऑब्वियसली हम लोग फिर मतलब एक तरह से हत्यारों की गिनती में आएंगे। तो हमें उस पाप से भी बचना है और पूरे देश को हम शुद्ध खिलाएं और सभी को स्वस्थ रखें, ऐसा मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ में मैं कृषि करती हूँ। और यही मैं जब मैंने अपनी जमीन के ऊपर जब कृषि करना शुरू किया था, तब मेरे पास जो 10 एकड़ की जमीन है उसके ऊपर मुश्किल से 2 कुंटल अनाज होता था। लेकिन मैंने आज से 7 साल पहले जब खेती करना शुरू की है, धीरे धीरे मेरा उत्पादन बढ़ता गया, क्योंकि मैंने पूरी सुभाष पालेकर जी की जो विधि है उसको अपना के और मैंने ये कृषि शुरू करी थी। आज मैं गौ आधारित कृषि करती हूँ पूरी, और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे खेत के अंदर
इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी बढ़ चुकी है और उत्पादन भी बहुत अच्छा आने लगा है अब। और मतलब प्रकृति के साथ में एक आध्यात्मिक रूप से जोड़ के और कृषि करने में जो एक आनंद की अनुभूति हो रही है, वो मैंने जहां भी देश विदेश में नौकरी करी, जितना भी पैसा हमको मिलता था उसमें कभी कोई आनंद नहीं आया। जो आनंद मुझे आज यहाँ पे ये इस तरह की प्राकृतिक कृषि करके आ रहा है। इसी के साथ में मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं कैंसर पेशेंट्स के लिए मैं अवेयरनेस का काम करती हूँ। और जो कैंसर पेशेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं उनको भी इतना विश्वास है कि दीदी के यहाँ से अगर कुछ आएगा तो इसके अंदर जहर नहीं मिला होगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये विनती करती हूँ कि आप भी इस तरह का विश्वास जो है आपके यहाँ के जो कंज्यूमर्स है, जो उपभोक्ता है, उनके साथ में डेवलप कीजिए और उनको शुद्धता से पहुंचाइए। आज हम किसी बीमार इंसान की भी अगर मदद करेंगे और अगर कल को उसकी जिंदगी के 2 दिन भी बढ़ते तो हमारा जीवन सार्थक होगा। ये हम बात करते हैं हमारी मृदा संरक्षण की होगी। अब इसके बाद में हम जो बीमारियां जो आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ कैंसर, डायबिटीज, ये सारी बीमारियां हो रही है। ये बीमारियां क्यों हो रही है? पहले के जमाने में तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी। हमारे पूर्वज, ज्यादा दूर की बात भी नहीं करें, हमारे दादी नानी वाले 2 जनरेशन पहले की बात करते हैं हम, तो उनमें से किसी ने हार्ट अटैक का, डायबिटीज का, इनका किसी का नाम नहीं सुना था। किस लिए? क्योंकि उनका जो खाना था वो शुद्ध था। हमारे यहाँ पे जो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, ये जो भी आया है ये सब हरित क्रांति के बाद में आया है। अब हम हमारी जो भारतीय जो किसान हैं वो थोड़ा सा पश्चिम की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए और उन्होंने पूरी तरह से उनकी पद्धति को अपनाने की कोशिश करी है, जो कि सही नहीं है। और अगर हम ये चीजों को धीरे धीरे, ठीक है अभी थोड़ा सा समय है हमारे हाथ में कि हम इन चीजों को कम करके और हम प्राकृतिक कृषि की ओर जाएंगे तो अभी भी हमारी जो मातृभूमि है, जो हमारी मिट्टी है, वो फिर से बच सकती है। तो ये जो बीमारियां हैं ये सब हटाने का सिर्फ जो एक सबसे बड़ा बीड़ा मैं बोलूंगी, एक उद्देश्य, डॉक्टर्स तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेकिन हम क्या है, इन चीजों को जड़ों से मिटा सकते हैं। अब प्राकृतिक खेती के जो विभिन्न चरण होते हैं जो हम करते हैं उसमें खेतों की जुताई होती है जो हम बैलों के द्वारा करते हैं। दूसरा घन जीवामृत होता है। घन जीवामृत जो रहता है वो हम गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, दाल का आटा और 1 मुट्ठी मेड़ की या बरगद के पेड़ की जो मिट्टी रहती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो हम लेके और इसको मिला के हलवे के जैसा बना के 2 दिन टाट के बोरे से ढक देते और ढाकने के बाद में इसको हम 2 दिन के लिए रख देते हैं और फिर उसके बाद उसको सुखा के और जूट के बैग्स में हम इनको भर के रख लेते हैं। और फिर उसके बाद में जब हमारी आखिरी जुताई होती है खेतों की, तब हम लोग इसको डाल देते हैं जुताई के समय। उसके बाद में बीजामृत की बात आती है। घन जीवामृत के बाद जब हम बोनी के लिए जाते हैं जुताई के बाद में, तो जो हमारे बीज रहते हैं हम उसको बीजों को ट्रीट करते हैं और ट्रीटमेंट भी हम लोगों का गोबर और गौमूत्र के द्वारा ही होता है, जिससे कि अगर बीज का ट्रीटमेंट होगा तो बीज के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आएगी और पौधा जो है वो बहुत ही ज्यादा हष्ट पुष्ट होगा। उसके बाद में जो बोनी होती है वो हम लोग हाथ से करते हैं श्री विधि से, या फिर हम बैलों के द्वारा करते हैं। अगला होता है जीवामृत। जीवामृत लिक्विड फॉर्म का एक खाद होता है, फर्टिलाइजर है, जो हम ड्रम के अंदर बनाते हैं पानी के साथ मिला के। 200 लीटर के ड्रम के अंदर 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़ और 1 किलो दाल का आटा और 1 मुट्ठी वही मेड़ की मिट्टी या फिर बरगद के पेड़ की मिट्टी, ये मिला के हम लोग रख देते हैं। सुबह शाम हम इसको 1-1 मिनट के लिए घुमाते हैं। गर्मी के दिनों में ये 48 घंटे के अंदर ये तैयार हो जाती है और सर्दी के दिनों में 4 से 5 दिन में तैयार होती है। और इसको फिर हम लोग पानी के साथ में बहा देते हैं, जिससे ये पूरे खेत के अंदर बह जाती है। 1 एकड़ के अंदर हम कम से कम 10 ड्रम दवाई बीजामृत जो है वो हम डालते हैं और हर 21 दिन के अंतराल पे हम इसको रिपीट करते हैं। इसके बाद में हम निराई गुड़ाई जो है वो पूरी हाथों से ही करते हैं। हम किसी तरह का कोई चारा मार नहीं डालते प्राकृतिक कृषि के अंदर। और कीट नियंत्रक छिड़काव में जैसे अग्नियास्त्र हो गया, नीमास्त्र हो गया, छाछ हो गई, दशपर्णी अर्क हो गया, ये सब भी चीजें हम लोग बना के और इसके अंदर प्राकृतिक कृषि में डालते हैं। जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी थी कि ये बहुत ही सरल विधि है
और वास्तव में ये इतनी सरल है कि जब मैं अपनी नौकरी छोड़ के आई थी और मेरी माता जी उस टाइम कैंसर से जूझ रही थी, और उसी टाइम मेरा रिसर्च चल रहा था कि क्या रीजन है कैंसर के कि हम इस कैंसर की लड़ाई से हम लोग जीत सकते हैं। तब उसमें मेरे सामने जो रीजन आया था कैंसर का, वो केमिकल बेस्ड फूड आया था। तब रिसर्च के बाद फिर मुझे पता चला, फिर मैंने कहा कि मैं ये जैविक खेती कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत सारे लोगों के पास गई, मैं कहा आप मुझे सिखा दीजिए, आप मुझे सिखा दीजिए। लेकिन जब मैंने इस प्राकृतिक कृषि के बारे में सुना तो मुझे लगा इससे सरल कुछ भी नहीं हो सकता, और जो मेरे जीवन का उद्देश्य अब बन गया है वो इसी कृषि के द्वारा ही पूरा हो सकता है। और फिर इसके बाद में मैंने 7 साल पहले प्राकृतिक कृषि इसी उद्देश्य के साथ में शुरू की थी। अगला जो हमारा आता है कि जब बीज के अंदर दाना भरने पौधे के अंदर जब दाना भरने के लिए लगता है, तब उसके अंदर हम पोषण किस तरह से करेंगे। ये टॉनिक जो हम बनाते हैं उसके लिए हम लोग जो अंकुरित होने वाले अनाज हैं उनकी एक सीमित मात्रा है, क्वांटिटी है, उसमें प्रोपोर्शन में हम लेके उनको अंकुरित करते हैं। फिर उसका हम लोग पेस्ट बना के और पानी के अंदर मिला के और छिड़काव कर देते हैं। इसके बाद में छाछ है हमारी, और कच्चा दूध होता है देसी गाय का, और छाछ भी देसी गाय की जो हमारी रहती है वो हम लोग डालते हैं पोषण के लिए। कटाई सारी हमारी हाथों से ही होती है। आजकल हाथ से चलने वाले कुछ यंत्र आ गए हैं, वो जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं हमारी जमीन को, मतलब जिनका वजन नहीं पड़ता है मिट्टी के ऊपर, जिससे हमारे जो धरती में जो पोर्स हैं वो बंद नहीं होते, इस तरह की मशीनों को हम यूज करते हैं। निकालने के लिए भी हम हाथ से कूट के मोगरी वगैरह से इनका ही यूज करके और हम लोग अनाज निकालते हैं, गेहूं को छोड़ के। गेहूं हमें थ्रेशर में ही निकलवाना पड़ता है। इसके बाद बिनाई चुनाई है, ये भी हमारी महिलाएं करती है। भंडारण भी हमारी महिलाएं ही करती है। प्रोसेसिंग की बात हम करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग जो है महिलाएं आज हमारी बहुत आगे आ रही है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं आजकल महिलाएं। जिन महिलाओं के पास में जमीन नहीं है वो हमारे गांव के किसान भाइयों से कांटेक्ट कर रही हैं और वहां से जैविक अनाज या प्राकृतिक अनाज लेके और उन चीजों को प्रोसेस करके, सब्जियों को, फलों को प्रोसेस करके और प्रोसेस फूड को मार्केट में लेके आ रही हैं। और ये देख के आज मुझे बहुत खुशी होती है। मैं इतनी सारी महिलाओं से, इतने सारे ग्रुप्स में जुड़ी हुई हूँ कि आज महिलाएं हर चीज पे, मतलब अगर कुछ भी होता है तो उसमें वो लोग रिसर्च करती हैं ऐसा क्यों है, और अगर उनके पास में कोई सोल्यूशन आता है तो वो हमारे गांव वाले किसान भाइयों या बहनों तक पहुंचाती है कि आप इसको इस तरह से करके देखिए, इस तरह से आपका वैल्यू एडिशन और ज्यादा होगा। इसके बाद पैकेजिंग के लिए भी क्लासेस अटेंड कर रही हैं, गांव के किसान भाइयों को भी सिखा रही हैं कि आप अपना जो अनाज है वो दूर दूर तक भेजिए, हम आपके लिए ऑर्डर्स अरेंज कराएंगे। और पैकेजिंग किस तरह की होना चाहिए दूर के लिए वो भी सिखा रही हैं महिलाएं। और बाजार में भी आजकल महिलाओं का बहुत ही बोलबाला है, इतनी अच्छी मार्केटिंग कर पा रही हैं। अब ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि हमारी महिलाएं हैं और वो कृषि में बहुत ही आगे आती जा रही हैं। अब महिलाओं को पिछड़ने की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कारण है, जैसे जो हम कुछ गांव की बात करते हैं तो उसमें लैंगिक असमानता है, जहाँ पे आज भी महिलाओं को ये बोला जाता है कि अरे तुम तो महिला हो, तुम छोड़ो, तुम घर का काम देखो, ये सब हम कर लेंगे। तो एक बार मेरी ऐसे सभी जो सोच रखते हैं किसान भाई या उनके परिवार वाले, उनसे यही विनती है, एक बार आप मौका तो देखिए महिलाएं वो है जो चांद पे भी झंडा गाड़ के आ जाएंगी। फिर निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता रहती है वो महिलाओं को नहीं होती है। ये बोला जाता है कि आप अच्छे से निर्णय नहीं ले पाओगे, आपका निर्णय जो है गलत हो जाएगा। जबकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अभी इतने टाइम से मैं महिलाओं के बीच में काम कर रही हूँ, कि महिलाएं दूरदर्शी होती हैं। वो सब दूर का, आगे पीछे का सारा अच्छे से देख के और उसके क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, क्या उसका भला होगा, क्या बुरा होगा, यही देख के और वो निर्णय लेती हैं और बहुत अच्छे निर्णय भी लिए हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। इंदौर के पास में एक गांव है कर्णावत, वहां पे गौ माता जो है वो ऐसी सड़कों पे घूमती थी। तो महिलाओं ने देखा कि गायों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है। उन लोगों ने मिलके एक गौशाला का एक जगह खाली थी, वहीं पे गायों को रखना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अब इनका खर्चा उठाने के लिए
हर घर से 1 रुपया रोज वो लोग कंट्रीब्यूट करती हैं। हर घर में गुल्लक है जो डेली का 1 रुपया उसके अंदर डालते हैं। डेली एक गाड़ी घूमती है, रोटियां इकट्ठी होती है, और जो 1 रुपया जो डेली इकट्ठा होता है उससे साल में एक बार गौशाला के लिए भूसा भरा जाता है। और जो महिलाएं हैं अपना घर का काम निपटाने के बाद में गौशाला में सेवा के लिए आती है और वहां पे अपने प्रोडक्ट्स खुद तैयार कर रही हैं गौशाला के गोबर से, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को भी बेच के और गौशाला का पूरा भार उठा के, और उस गौशाला की प्रोग्रेस हो रही है दिन पे दिन। वहां पे फेंसिंग बनाना है या गायों के लिए किसी भी तरह की सुविधा लाना है, तो वो सब महिलाएं आत्मनिर्भर होके किसी से भी कोई रुपया नहीं लेना, कोई सरकारी मदद नहीं लेना, और इस तरह से वो हमारी इस गौशाला को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही हैं। और ये उनका निर्णय था कि सारी आवारा गायों को एक घर देना है हमको। तो निर्णय के लिए मैं यही बोलूंगी कि महिलाओं को एक बार मौका देने की जरूरत है। और नवीन तकनीकों के ज्ञान का अभाव मैं जरूर मानती हूँ कि उनको इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं वो स्मार्टफोन नहीं चला पाती हैं। तो मैं अपने भाइयों से विनती करती हूँ कि वो इन सब चीज़ों में भी थोड़ा सा अपने घर की महिलाओं को आगे बढ़ाएं, और जो हमारी गवर्नमेंट की ट्रेनिंग बॉडीज हैं वो भी महिलाओं को थोड़ा सा इस तरफ में ट्रेनिंग देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। तो हमें मतलब महिलाओं को सपोर्ट करने की इस समय बहुत जरूरत है। प्राकृतिक कृषि के जो उद्देश्य होते हैं उसमें पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता ही है। हमारा किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं होता है। अभी मैं बात करूं गांव की, तो गांव के लोगों की आजकल थोड़ी सी मानसिकता ये हो गई है कि खेत के अंदर पेड़ नहीं होना चाहिए। पेड़ होंगे तो चिड़िया आके बैठेगी, चिड़िया आके बैठेगी तो हमारा अनाज खराब होगा। लेकिन मैं बोलती हूँ चिड़िया आके बैठेगी तो अनाज खराब नहीं होगा भाइयों। चिड़िया आती है, आपके अनाज के अंदर जो कीट पतंगे लगते हैं, इल्लियां लगती है, वो खा के जाती है। तो इस तरह से हम अगर हमारे पर्यावरण को भी हम सपोर्ट करेंगे और पर्यावरण के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसके बहुत फायदे हैं। इस बायोडायवर्सिटी, जैविक पारिस्थितिक तंत्र की भी पुनर्स्थापना होती है। आज मैं जब प्राकृतिक खेती कर रही हूँ तो मैं देख पा रही हूँ मेरे आसपास बहुत तरह की चिड़ियाएं भी आके रह रही है। हमारे यहाँ सांप भी हैं, रात में उल्लू भी आते हैं। मतलब पूरी तरह से एक जो इकोसिस्टम होता है बायोडायवर्सिटी का, वो पूरा हम लोग का डेवलप हो रहा है। और एक दूसरे के ऊपर आश्रित होके और सभी की जो खाने की पूर्ति है वो भी यहाँ पे हो रही है। भूमि की सेहत का सुधार तो हमारी प्राकृतिक कृषि से होता ही है, जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता ही चुकी हूँ। वनस्पतियों का भी संरक्षण होता है। अभी हमारे किसान भाई जो रासायनिक कृषि करते हैं वो लोग चारा मार दवाई डाल देते हैं, जिससे हमारी जो काम की जो वनस्पति रहती है वो भी विलुप्त होती जा रही है। लेकिन यही वनस्पति जो है, हम लोग जैसे निराई गुड़ाई करते हैं, निराई गुड़ाई करके उसको वहीं पे डाल देते हैं हम अपनी फसल के पास में, तो उससे उसकी मल्चिंग भी हो जाती है और हमारी उस वनस्पति से खाद भी एक निर्मित हो जाती है, और जिससे भूमि की जो सेहत है उसका सुधार हो रहा है। रासायनिक और जहरीले कीट नियंत्रण और खाद के बिना कृषि करना मीन्स इसमें हम लोग को किसी भी तरह का जहरीला कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी जो भी चीजें तैयार होती है, पेस्ट कंट्रोल जो तैयार होता है हमारा, वो गाय के गौमूत्र से तैयार होता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक रिसर्च किया था। हमारे वो किसान भाई जो जैसे मिर्ची की खेती है या सब्जियों की खेती है, इनमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड डलता है। तो मैंने ऐसे किसान भाइयों का सर्वे किया था, उनको स्प्रे होने के कारण कैंसर हो गया था। और कुछ किसान भाई आज इस दुनिया में भी नहीं है। मैंने उनके घर वालों से भी बात करी तो उन्होंने यही बोला कि दीदी हम जैविक खेती की ओर मुड़ना चाहते हैं। तो मैं ऐसे भाइयों को बोलती हूँ जो लोग जैविक खेती की तरफ मुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप इस बीमारी से बचिए, आपके घर वालों को इस बीमारी से बचाइए और शुद्धता की ओर मुड़िए, और देश भी पूरा शुद्ध हो जाएगा इससे। मृदा संरक्षण होता ही है इसमें। फसलों की प्रतिरोधक क्षमता की बात हम कर रहे हैं, जैसे आजकल कहीं कहीं अतिवृष्टि बहुत ज्यादा हो जाती है या सूखा हो जाता है, तो मैंने ये देखा है कि प्राकृतिक कृषि जो होती है वो हमेशा देसी बीजों से ही होती है। तो जहाँ भी देसी बीजों का इस्तेमाल होता है वहां पे पौधा जो रहता है बहुत ही हष्ट पुष्ट रहता है।
चाहे वहां पे ज्यादा अतिवृष्टि हो गई हो या ज्यादा सूखा पड़ गया हो, लेकिन फसल जो है वो खड़ी रहती है, उसमें नुकसान बहुत जल्दी नहीं होता है, देर लगती है नुकसान पहुंचने में। मैंने इसी तरह से अपने खेत का और मेरे पड़ोस में एक खेत है उनका, दोनों का कंपैरिजन भी किया था। एक साल में बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, उनकी जो फसलें थी उनमें दाग पड़ गए, लेकिन मेरी जो फसल थी बहुत ही हष्ट पुष्ट और खड़ी रही इतनी ज्यादा बारिश को झेलने के बाद में भी। अभी मृदा मृदा हो गई, जल जो हमारा है, जब हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं वो रिस्क हमारे पानी के अंदर भी मिलता है। वही पानी हमारी गौ माता भी पीती है, जिनसे हम खेतों में काम लेते हैं, हम उनका दूध पीते हैं, हमारे घर में बच्चे दूध पीते हैं उनका, वही पानी हम भी पीते हैं। इस तरह से बीमारियां पानी के द्वारा भी हम लोगों के अंदर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इस रासायनिक खेती के कारण। वायु भी प्रदूषित होती है, जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्प्रे करते हैं जो हमारे किसान भाई, तो उनका सांस के द्वारा भी ये जहर अंदर जाता है बॉडी के अंदर। और ये प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसी भी जीव को, मनुष्य को दूषित किए बिना और अच्छा उत्पादन लेना। तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि प्राकृतिक कृषि है जो अभी इस समय हम सभी को ये जो परेशानी है हमारी, जो मिट्टी खराब हो रही है या क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे मौसम सारे खराब हो रहे हैं हमारे, तो ये सब चीजें जो हैं, ये हम जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं उसके कारण भी हमारा एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है। तो प्राकृतिक खेती अगर हम अपनाएंगे या जैविक खेती में अपनाएंगे तो इससे हमारा जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान नहीं होगा। अब मैं बात करती हूँ आज के समय में जो हमारी महिलाएं जो कुछ जुड़ी हुई हैं, मैं जिनका नाम ले रही हूँ, मैं बताऊं आपको कि ये बहुत ज्यादा नाम नहीं है, एक राई के बराबर मैंने इन्हीं लोगों के नाम लिए हैं। अगर आज आप ढूंढेंगे, गूगल भी करेंगे, आपको इतनी सारी महिलाएं जैविक खेती से जुड़ी हुई और उनकी स्टोरीज आपको मिलेंगी कि आज महिलाएं बिल्कुल पीछे नहीं है, सभी जागरूक हो रही हैं, आगे आ रही हैं। इसमें एक है गौरी सरीन जी। गौरी सरीन जी जो हैं ये काफी पढ़ी लिखी हैं, एक्सएलआरआई से इन्होंने एमबीए किया हुआ था, लेकिन आज इन्हें भी इसी तरह से लगा कि देश का नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने सारे किसानों को इकट्ठा करना शुरू किया। इन्होंने ग्रुप्स बनाए, ग्रुप्स के अंदर इन्होंने बायर्स को भी जोड़ा, जो खरीदार है उन्हें भी जोड़ा, और जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें भी जोड़ा। अब जहाँ पे जिस उपभोक्ता को जो जरूरत होती थी, वो लोग किसान भाइयों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके और उनसे अपना उत्पाद ले रहे हैं। प्रोसेसिंग के लिए भी ये मार्गदर्शन देती हैं। इसके अलावा इन्होंने एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया है कि जहाँ पे बायर जाके अपना, सॉरी, जो किसान है वो जाके उन्होंने जो भी उत्पादन लिया हुआ है वो वहाँ पे डाल देते हैं। वहाँ पे जो उपभोक्ता है वो आके और अपना देख लेता है उसको क्या चाहिए, क्या रेट में चाहिए, और इस तरह से प्लेटफॉर्म भी दे रही है। इसके बाद में इन्होंने लिविंग विदाउट मेडिसिन, मतलब कि जागरूकता बढ़ाने का काम भी इन्होंने शुरू किया है कि हमें किस किस बीमारियों के कारण क्या है और किस बीमारियों के लिए हम किस तरह से अनाज को उपयोग कर सकते हैं। वैदिक पद्धति से हम किस तरह से खाना बना के और अपने घर में खिला सकते हैं। जैविक तो खाना ही है हमको, लेकिन उसको पकाने का जो तरीका है उसके बारे में भी ये बहुत जागरूकता फैला रही है। इसी तरह से सीमा देवकर जी है, इनके भी फार्म है, महाराष्ट्र के अंदर है। इनका भी यही उद्देश्य था कि जैविक खेती को अपनाना है हमको और सभी को शुद्ध खिलाना है। सुभद्रा खारपड़े जी जो है ये इंदौर के पास ही हैं और ये पूरा देसी बीजों पे ही काम करती हैं और देसी बीजों को फैलाने के लिए ये बहुत प्रयासरत है। इसी तरह से और भी बहुत सारे नाम है जो मैं गिनवा रही। गुरुदेव कौर देओल जी हैं, ये गवर्नमेंट जॉब में थी, इन्होंने अपना जॉब छोड़ा, उसके बाद में इन्होंने खुद खेती करी और उनकी खेती से जो चीजें आ रही है उसको वो प्रोसेस करके और अभी ऑल ओवर इंडिया में सेल कर रही है। फिर ये और भी सौम्या जी, सकीना राजकोट वाला, काव्या चंद्रा जी हैं, ये सभी लोग जो हैं काफी पढ़े लिखे लोग हैं। और सभी, मैं जो जागरूकता की बात कर रही हूँ आज महिलाओं की, तो ये सभी जो महिलाएं हमारी जागरूक होके आज इनको पता है कि गवर्नमेंट नौकरी में मतलब हम जितना अच्छा कर सकते हैं उससे ज्यादा अच्छा हम इधर भी कर सकते हैं। इसमें वो अपनी दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं कि एक तो वो अपने घर के लिए पैसे भी अर्न कर रही हैं और दूसरा वो जो है शुद्धता भी पहुंचा रही है, शुद्ध लोगों को खाना खिला रही हैं। तो इस तरह की महिलाओं को मैं बहुत नमन करती हूँ। मैं प्रशंसनीय और अहम योगदान की बात करती हूँ तो डॉक्टर वंदना शिवा जी हैं, जिनका नवधान्या करके ब्रांड है।
इनका जो फार्म है वो देहरादून में है, जहाँ पे विदेशों से लोग रिसर्च करने आते हैं कि किस तरह से भारत के अंदर प्राकृतिक कृषि होती है और उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैडम प्रोसेसिंग फूड पे भी बहुत ज्यादा जोर देती हैं, पेस्टिसाइड्स और जहर को नहीं के बराबर यूज करने के लिए बोलती हैं। इस तरह से मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं डॉक्टर वंदना शिवाजी। डॉक्टर जनक पलटा इंदौर की हैं। ये भी जैविक खेती करती है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम करती हैं, जिसमें ये किसानों के ही हित की बात करती है। मैडम ये बताती हैं कि जो किसान उत्पादन लेते हैं, अभी कई बार क्या होता है कि मंडियों में कुछ सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं तो जो नहीं पहुंच पाते, तो उनकी शेल्फ लाइफ किस तरह से हम सोलर एनर्जी को यूज करके और बढ़ा सकते हैं, और उसके इस तरह से प्रोसेसिंग भी हो जाती है सब्जियों और फ्रूट्स की, और उसके जो रेट्स हैं वो भी उनको किसानों को काफी बढ़े हुए मिलते हैं। अब हम पद्मश्री अवॉर्डीज महिलाओं की बात करते हैं, महिला किसानों की बात करते हैं, जिसमें राजकुमारी जी का आप जानते ही होंगे सभी ने, 2019 में उन्हें मिला था मुजफ्फरनगर में। वो कृषि करती है और किसान चाची के नाम से फेमस है। साइकिल पे ही जाती है और खेती करती है और लोगों को भी जैविक उगाने के लिए प्रेरित करती है। हमारी जो दूसरी है वो मदुरई से हैं, चिन्ना पिल्लई जी। ये भी जो है इन्होंने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए माइक्रो फाइनेंस वगैरह के बारे में इन्होंने काफी आगे बताया है महिलाओं को, और उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं कमला पुजारी जी की। कमला पुजारी जी जो है, ये हमारे जो इंडिजिनस सीड्स से, जो काफी प्राचीन बीज हैं, जो आज हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं। हम लोग सब जीएमओ सीड्स के लिए पीछे भागते हैं। जीएमओ सीड्स में कुछ आप सभी जानते हैं कि हम एक साल जीएमओ लेके आते हैं, अपने खेत में लगाते हैं, अगले साल हमें फिर से बीज खरीदना पड़ता है। जीएमओ के पीछे का षड्यंत्र है वो भी आप लोग जानते ही होंगे कि बीजों के अंदर इस तरह से जीन्स डेवलप किए जाते हैं कि उसके अंदर ये बीमारी आएगी तो पहले से ही बाजार के अंदर दवाइयां अवेलेबल होती है कि भैया ये दवाई आएगी तो ये आप डाल देना। दवाइयां भी 10,000 रुपए लीटर, 20,000 रुपए लीटर इस तरह से है। तो इसलिए देसी बीजों का अगर हम उपयोग करेंगे तो हमें किसी भी तरह की दवाई की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। किसानों की जो लागत इतनी आ जाती है खेती के अंदर, वो लागत हमारी सारी कम हो जाएगी। तो हमारी जो कमला पुजारी जी है, इन्होंने यही काम किया है कि देसी बीजों को संरक्षित करके और ये हमारे किसानों तक पहुंचा रही हैं। अगली है हमें जुमना टुडू जी। इन्होंने जो टिम्बर माफिया हैं उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ये भी हमारी एक जैविक कृषक है और इन्होंने उस लड़ाई को जीता भी था। इन्होंने जो पेड़ कटने, बहुत सारे पेड़ कटते थे, उन पेड़ों को बचाया है इन्होंने। अगली है हमारी सल्लू मरादा। ये जो अम्मा जी हैं, ये 106 साल की उम्र की थी 2019 में, और इन्होंने 65 साल तक लगातार पेड़ लगाए हैं। उन पेड़ों की कोई गिनती नहीं है। जो डिफॉरेस्टेशन हमारे देश के अंदर हो रहा था, इन्होंने उससे लड़ने के लिए ठाना, और दूसरों को भी यही शिक्षा देती हैं ये कि पेड़ों को नहीं काट के हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा के और हमारे पर्यावरण को संरक्षित करना है। अब हम बात करते हैं 2020 की पद्मश्री अवॉर्डी महिला कृषक है हमारी राहीबाई सोमा। इन्हें हम लोग सीड मदर भी बोलते हैं। राहीबाई के पास में हर तरह की सब्जियों के बीज है। बेसिकली इनका बीन्स पे सबसे अच्छा काम है, और इनके पास भी प्राचीन समय के काफी बीज है, उनको वो लगा के संरक्षित करके और सभी किसान भाइयों को आज भी दे रही हैं। और इसके साथ ही हल्दी है, अनाज है, इनके बीज भी इनके पास में बहुत सारे अवेलेबल हैं। सुश्री साबरमती जी, इनसे मुझे उदयपुर के एक ऑर्गेनिक फेयर में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब मैं इनको बहुत अच्छे से नहीं जानती थी कि क्या काम कर रही हैं, लेकिन जब इन्हें पद्मश्री मिला तब मुझे पता चला। ये भी देसी बीजों पे काम करती हैं, इनके पिताजी के साथ में हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। इन्होंने मुझे भी बहुत सारे इंडिजिनस सीड्स दिए थे, तो उसमें सिंदूर के पेड़ का बीज भी इन्होंने मुझे दिया था। तो ये भी मतलब इन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुझसे बीज ले लिया और इन्होंने रख लिया। इन्होंने मुझसे जितने बीज लिए उतने ही बीज इन्होंने
किसी और चीज के भी मुझे दिए। तो इस तरह से इनका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। जो किसान भाई अगर सक्षम नहीं है बीज खरीदने के लिए, तो देसी बीज जिन भी किसान भाइयों के पास में, वो लोग उन्हें दे के और उसका दुगना ले सकते हैं अगले साल जब उगता है उसके बाद में। तो इस तरह से बार्टरिंग सिस्टम जो हमारे यहाँ पहले चलता था आदान प्रदान का, उस तरह से भी हम लोग बीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके बाद में है हमारी ट्रिनिटी सायोजी। ट्रिनिटी सायोजी जो है वो हमारी मेघालय से है। आज आप चारों तरफ सुनते होंगे लैकडोंग हल्दी, लैकडोंग हल्दी। इसका जो कर्क्यूमिन परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होता है। और ये हल्दी जो है ये कैंसर पेशेंट्स को आज डॉक्टर्स कैप्सूल लिखते हैं, जो 100 रुपए के 6 कैप्सूल आते हैं। अगर हम प्राकृतिक रूप से उत्पादित यही हल्दी अगर थोड़ी सी भी हम दूध में रोज मिला के पियेंगे, एक तो कैंसर पेशेंट ऐसे ही बेचारा इलाज के बोझ के मारे बहुत दबा रहता है, तो उसके बाद में डॉक्टर्स इतनी मेडिसिन महंगी महंगी लिखते हैं। हमारे जो देसी चीजों में, जो देसी चीजों का इलाज है, जैसे हल्दी के कैप्सूल है, कैप्सूल की बजाय अगर प्योर हल्दी को कंज्यूम करेंगे कैंसर पेशेंट, तो उनको ज्यादा फायदा होगा और उनके ऊपर आर्थिक बोझ भी थोड़ा कम पड़ेगा दवाइयों का। धन्यवाद भाइयों। अब मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इट्स आउटवेलमिंग रिस्पॉन्स आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे अनुभव आपके आए हैं। मैं आपसे एक छोटा सा और चाहूंगा कि कुछ आपकी एक संस्था है माँ रेणुका, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं संक्षिप्त में, तो हम लोगों को जानकारी मिले आपने कैसे स्थापना की, क्योंकि ये बड़ा प्रेरणादायक रहेगा। हमारे साथ बहुत सी महिलाएं मैं देख रहा हूँ, कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ छात्राएं हैं, तो उनको भी हम सहभागी बनाएंगे आज के वेबिनार में, क्योंकि ये विशेष रूप से महिलाओं के लिए समर्पित हमारा वेबिनार है। तो कुछ माँ रेणुका से संबंधित जो आपने कैसे स्थापित किया, क्या किया, थोड़ा बताएं सर। जब मैंने कृषि शुरू करी थी, प्राकृतिक कृषि शुरू करी थी, मैंने खेती करना सीख लिया और मैंने उत्पादन भी ले लिया, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास में प्रॉपर मार्केट नहीं था। तो मेरा जो अनाज है वो रखा रहा। फिर मेरे दिमाग में आया कि हम लोग क्यों ना अपना ही एक फर्म बना के और उसके थ्रू हम लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करें। तो मैंने एक फर्म बनाई थी, माँ रेणुका नेचुरल्स। उसके बाद में उसमें बहुत ही अच्छा हम लोग को रिस्पांस मिला। जब मैं आज भी भारतीय किसान संघ के लिए काम करते हुए किसान भाइयों के बीच में जाती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि आप जैविक खेती कीजिए। वो कहते हैं हाँ हम जैविक खेती कर लेंगे, आपसे सीख भी लेंगे, लेकिन आप ये बताओ कि हमारे लिए बाजार तो है ही नहीं, हम क्या करेंगे। फिर इसी बीच में जब मेरी मदर एक्सपायर हुई थी कैंसर से, ब्रदर भी मेरा आ गया। फिर उसे भी काफी अच्छा लगा, बोले दीदी इस तरह से पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है, मैं इसी अच्छे एक नोबल रीजन से जुड़ के और मैं इसी को सभी के लिए रोजगार के अवसर बना के खुद के लिए भी रोजगार डेवलप करना चाहता हूँ। तो इस तरह से ब्रदर आया मेरा, राहुल मालविया। फिर हम लोगों की जो माँ रेणुका नेचुरल्स थी, जो फर्म थी, फिर वो माँ रेणुका फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हुई। आज मेरे साथ में 600 से ज्यादा किसान भाई और बहनें जुड़े हुए हैं और वो लोग प्राकृतिक कृषि करते हुए जो भी अनाज उगाते हैं तो उसको हम लोग बाय बैक करके और अभी उनका सारा डिस्ट्रीब्यूशन पैन इंडिया में हम लोग कर रहे हैं। कुछ फॉरेनर्स भी आते हैं तो वो लोग कार्गो के थ्रू लेके जाते हैं। फिर बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बड़ा आपने वेंचर स्टार्ट किया है, ये भी प्रेरणादायक है। मैं अब अपना इस सेशन प्रश्नोत्तर के लिए शुरू करता हूं, पर इसमें एक मैं विशेष रूप से अनुरोध करना चाहूंगा। आज मैं देख पा रहा हूं पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में काफी महिलाएं आज हमारे बीच सम्मिलित हैं, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो मैं काफी छात्राएं हैं, काफी वैज्ञानिक हैं और काफी कृषक भी होंगी, मुझे उम्मीद है। तो मैं स्पेशली चाहूंगा जो भी महिलाएं अपना अनुभव बताना चाहती हूं और मैम से प्रश्न करना चाहते हो, तो प्लीज मैं उनका स्वागत करता हूं। हम सभी उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि बलराम संदेश आज आप ही के लिए समर्पित है। तो मैं चाहूंगा कि महिलाएं भी मैम से क्वेश्चन पूछ सकती हैं, जो अगर टीचर्स हैं या जो वैज्ञानिक हैं या जो स्टूडेंट्स हमारी शामिल हुई हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी को और निवेदन करूंगा मैं डॉक्टर शुभम जी से कि माइक कृपया कर सभी के लिए ओपन कर दें। जी, आपका माइक सभी का ओपन कर दिया गया है। आप अपना परिचय दें और आपके सवाल को रखें आज के जो भी लेक्चर हुए उससे संबंधित में। जी, स्वागत है आपका। शिव सर, आप चैट बॉक्स से भी बीच बीच में सवाल ले सकते हैं।
हाँ, आप में से जो भी वक्ता इसे जो भी व्यक्ति इसे सुन रहे हैं और जितने भी सदस्य हैं, अपने सवाल बीच में अपना परिचय देते हुए रख सकते हैं। तब तक मैं एक सवाल लेता हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। दीदी संजय मेहता जी पूछ रहे हैं कि रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती साथ साथ में अभी क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, फेमिलियर नहीं है, तो कीट नियंत्रण की बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उनको क्या करना चाहिए? सर कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हम जो छाछ रहती है, देसी गाय की जो छाछ है, उसको पुराना हम लोग स्टोर करते हैं, वो छींटते हैं। दूसरा हम लोग अग्नियास्त्र बनाते हैं, जिसके अंदर नीम की पत्ती, हरी मिर्च, लहसुन, ये हम लोग गौमूत्र के अंदर उबालते हैं और इसको स्टोर करते हैं। और ये हम लोग 6 महीने के लिए स्टोर करते हैं, तो हमारी उस ड्यूरेशन की फसल के लिए सफिशिएंट होता है। दशपर्णी अर्क होता है, जो कि 10 तरह की पत्तियों को मिला के बनाया जाता है, 45 दिन के अंदर तैयार होता है। तो हम लोग इसको जैसे अगर कीट लगा है तो हमने उसको स्प्रे कर दिया, पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा कहते हैं जिद्दी कीट आ जाते हैं जी। तो उसके लिए फिर हम लोग 2 तरह के पेस्टिसाइड्स को मिला के, पेस्ट कंट्रोल से ये बेसिकली इनको मिला के और फिर हम स्प्रे करते, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अभी मैं आपको बताऊं, मेरा 3 साल का रिकॉर्ड हो गया इस साल कि मेरे गेहूं और चने की जो फसल थी उसके अंदर कीट नहीं आए। और कीट नहीं आने का एक रीजन ये भी है कि हम लोग इसको इंटरक्रॉपिंग करते हैं। बिल्कुल, तो इंटरक्रॉपिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है जी। बिल्कुल सही बात है संजय मेहता जी का। ये इसमें एक चीज और थी कि अगर पड़ोस में यदि रासायनिक खेती हो रही हो तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि अगर पड़ोस में खेती हो रही है, चारों तरफ हो रही है, तो उसमें जो बफर जोन हम मेंटेन कर सकते हैं। बफर जोन में एग्रो फॉरेस्ट्री आप साथ में, जैसे बर्मा ड्रैक है या और जो दूसरे फ्रूटिंग क्रॉप हैं, कटहल है या इस तरह के जो वानिकी वाले पौधे हैं, उनको भी ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल, और इंसेक्ट कंट्रोल के लिए येलो ट्रैप है, ब्लू ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जो लाइट ट्रैप है वो बहुत एक अच्छा साधन हो सकता है, क्योंकि लगभग इन सारी चीजों से ही 70-80% तक कीट कंट्रोल हो जाते हैं। तो दीदी एक सवाल है सचिन सकले जी का, एक खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें? मजदूर की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो खरपतवार नियंत्रण के लिए ये पूछ रहे हैं। सर खरपतवार नियंत्रण तो सबसे पहले जब हम बोनी करते हैं उसके 15 दिन के बाद में जब पहला खरपतवार आता है, तो हम जो बैल जो रहते हैं, बैलों से कुल्पा बोलते हैं या डोरा बोलते हैं, वो चला के करते हैं। और उसके बाद में हमको निराई गुड़ाई कराना ही पड़ती है। प्राकृतिक खेती का जो अगर मैं बोलूँ कि एक ड्रॉबैक है, तो वो सिर्फ खरपतवार नियंत्रण का ही है। जो पैसा सबसे ज्यादा हमारा जो लगता है वो उसी में ही लगता है, क्योंकि हाथ से होती है सारी निराई गुड़ाई। बिल्कुल। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं धनीराम गुप्ता सागर जिले मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम जी। अभी एक हमारे दिमाग में बात आ रही है जैविक खेती के मामले में, प्राकृतिक खेती के मामले में, कि ये केवल देसी बीजों पर ही ये हो सकती है खेती। अब आजकल गांव में भी हेलो, आवाज कट गई है शायद इनकी। हेलो जी, आप में से अन्य किसी का भी कोई सवाल हो तो अपने परिचय देते हुए आप सवाल रख सकते हैं। शिव सर, चैट बॉक्स में कोई सवाल है? अभी बॉक्स में एक सवाल और है। प्रशांत जी पूछ रहे हैं कि देसी बीज हमें कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? जैविक खेती में देसी बीज की ज्यादा आवश्यकता है। जी, जैविक खेती, देसी बीज जो है आपके आसपास जो भी जैविक खेती कर रहे हो, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम भी आपको बीज प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो प्रशांत जी जो बलराम संदेश की ईमेल आईडी है, वहां पे अपना इनको जो क्वेरी है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो हम जो भी आपकी क्वेरी है वो मैडम तक पहुंचा देंगे। धनीराम जी आ गए हैं, शायद आपको आवाज आ रही है तो प्रश्न पूछिए धनीराम जी। आपका हमारा ये था सर, अब
गांव में भी सर अब देसी बीज मिलना मुश्किल हो रहा है, तो हम कहाँ से ये देसी बीज प्राप्त करें, बस यही हमारा था। यहाँ तो अब सब हाइब्रिड या पूरे ऐसे बीज हैं जो देसी नहीं है। जी भाई साहब, एक चीज बताऊं मैं आपको, हाइब्रिड क्यों बढ़ रहा है गांव में? क्योंकि हम खरीद रहे हैं। जिस दिन हम हाइब्रिड खरीदना बंद कर देंगे ना, उस दिन हमारा देसी बीज का बोलबाला हो जाएगा गांव में। आप अपने गांव से शुरुआत कीजिए। आपको देसी बीज चाहिए, मैं आपको दूंगी, और मैं आपसे देसी बीज के बिल्कुल कुछ भी लागत भी नहीं लूंगी। पर एक शर्त है मेरी कि आप इसको अपने पूरे गांव में फैलाएं। धन्यवाद मैडम, मैं आपसे संपर्क करता हूँ मैडम। जरूर जरूर। जी संजय मेहता जी, आप निसार से हैं, आपका सवाल पूछिए, हैंड रेज है आपका। जी, पहले तो मैं दीदी को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। और बलराम टीम का धन्यवाद। आपने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि 2 तरह की कीट नियंत्रण, तो उसमें आप ये जैविक जो हमारे बनाए हुए हैं भूमि की बात कर रही है या रासायनिक की? मैं जैविक की बात कर रही हूँ सर। मैंने बताया हाँ जी, जैसे 10 पर्णी है। हाँ 10 पर्णी हो गया। हाँ जी 10 पर्णी है, अग्नियास्त्र हो गया, नीमास्त्र हो गया। हाँ जी हाँ जी। जब आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, मैंने बोला जब जिद्दी कीट आपको लगे कि नहीं जा रहे हैं, तब आप इस तरह का 2 मिला के और आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी छाछ होती है, उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे। खट्टी छाछ आप इकट्ठा कीजिए। तो इसमें क्या भैंस की छाछ चल सकती है? नहीं, देसी गाय। देसी गाय। प्राकृतिक कृषि में सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का ही गोबर, गौमूत्र और छाछ दूध चलता है। ठीक। कई बार ना ऐसा होता है दीदी की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, तो इसलिए पूछ लिया कि भैंस की भी चल सकती है। सर देखिए क्या होता है कि हम लोग भी स्टोर करते हैं, क्योंकि छाछ तो जितनी पुरानी होती है उतना ही फायदेमंद होती है खेती के लिए। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम पौधों में डाल नहीं सकते, तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं। तो हमें जितनी स्ट्रॉन्ग चाहिए, जितना जिद्दी हमारा कीट है, उस हिसाब से हम उसको करते हैं, ताकि हमारी फसल को भी हानि नहीं हो और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वहां भी चला जाए। क्योंकि उनको जब वो उसका टेस्ट लगता है ना कीटों को, तो वो वहां से हट जाते हैं। मेरा निवेदन है, अगर कोई एग्रीकल्चर से हमारे बीच स्टूडेंट सब मौजूद हैं, तो वो भी प्रश्न पूछें, स्पेशली वो बच्चियां या वो महिलाएं जो ऑलरेडी बीएससी में हो, एग्रीकल्चर में हो या एमएससी कर रही हो, तो स्वागत है उनका। ये आपका मंच है। सत्येंद्र जी सीतापुर से। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। बलराम संदेश को टीम को पूरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार सीतापुर उत्तर प्रदेश से। मैम, आवारा पशुओं की समस्या है, तो उसके लिए कुछ जैविक में हम क्या अपना सकते हैं? जैविक में आवारा पशु, आप मुझे पशु बताएंगे सर एक बार? कौन से पशुओं की बात कर रहे हैं आप? यही की बात कर रहे हैं? हाँ मैम। अभी मैंने एक आपको आइडिया दिया था कि आपके यहाँ पे गांव के अंदर जो भी आवारा घूमती हुई गाय हैं, उनको आप इकट्ठा कर लीजिए एक जगह कहीं पे, इकट्ठा करके बाड़े में उनको सुविधाएं दे दीजिए। उसके बाद उनका गोबर, गौमूत्र सारा इकट्ठा कीजिए, आपके भी काम आएगा और उससे आपको आमदनी भी हो जाएगी जी, और पुण्य भी लग जाएगा थोड़ा सा। जी, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है मैम? इसके अलावा आप क्या करना चाहते हैं बताइए? नहीं, जिससे कि जैसे हमारी फसलों के आसपास पशु आए ही ना, उसको देख के। हाँ सत्येंद्र जी, आपके सवाल के फेंसिंग लगा सकते हैं, जैसे बोगनवेलिया हो गया जी, तो वो भी सघन रहेगा, बायो फेंसिंग भी हो जाएगी आपकी और गाय भी नहीं घुसेगी अंदर जी। सत्येंद्र जी, आपके सवाल कुछ एडिशन है। ये करौंदे की पौधे लगते हैं जी, और वो बहुत घना होता है और कांटेदार भी होता है। तो कुछ समय के बाद किसान को एक्स्ट्रा उपज भी आती है और जैविक बाड़ में काम आ जाता है। इसके अलावा आप सोलर फेंसिंग, एक आजकल के दौर में नई सुविधा आई है, तो ये करके काफी सारे किसानों ने सियार और आपकी नीलगाय और
जंगली जो भी जानवर है इनसे थोड़ी निजात पाई है। तो वो झटका लगता है, उससे कोई दिक्कत ऐसी नहीं आती है, लेकिन पशु जो है सेंसिटिव होते हैं और एक बार ऐसी चोट लगने के बाद वो दूर हो जाते हैं वहां से। जी, संजय दत्त पाटिल जी, आप शायद महाराष्ट्र से हों, आप अपना परिचय दीजिए और आपके सवाल रखिए प्लीज। हेलो, नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने 1 एकड़ में मूंग और 1 एकड़ में सोयाबीन लगाया हुआ है अभी, तो उस पे जैविक छिड़काव के लिए कुछ बता सकती हैं मैडम आप? आपकी फसल में कोई बीमारी है या पोषण के लिए छिड़काव चाहिए? पोषण के लिए भी, और बीमारी अपने थ्रिप्स है, ऐसे अखड़ा रहे हैं पान ऊपर वाले और आली है थोड़ी। जी, उसके लिए आपको गौमूत्र के अंदर हल्दी मिला के स्प्रे करना पड़ेगा। 1 पंप में कितना लेना पड़ेगा गौमूत्र और हल्दी? 1 लीटर गौमूत्र ले लीजिए और उसको 15 लीटर पानी के अंदर मिला दीजिए और करीब 50 ग्राम हल्दी ले लीजिए। अच्छा अच्छा, है ना, उसको मिला के आप स्प्रे कीजिए। कुकड़ा जो आपका है ना पत्ते के अंदर, वो निकल जाएगा। हाँ। अच्छा, धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। हेलो हेलो। हेलो। जी, आपका परिचय दीजिए, हम अपने सवाल जवाब के अंतिम दौर में हैं। तो जी, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव बोल रहा हूँ जी, जनपद फतेहपुर से। जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, सुनाई दे रहा है, पूछें सर। जी, मैं ये मैडम से पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि एपीओ मैं चला रहा हूँ, उसमें कुछ महिलाएं अपना सामान तैयार करती हैं, तो उसके लिए अच्छी मार्केट हमें कहाँ मिले? सर, आजकल बेस्ट मार्केटिंग जो है वो हमारी जो सोशल नेटवर्क है जी, उसके थ्रू हो सकती है। और इसके अलावा आप क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ये मुझे बताएंगे थोड़ा सा? जी जी, जो महिलाओं के ग्रुप में अचार का निर्माण होता है और एक ग्रुप में नूडल्स वगैरह बनाए जाते हैं, और कुछ में बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। महिलाओं का एक समूह है जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मैडम हमारी ये पीओ का ये सामान मतलब देश में बिके, ये कैसे संभव हो? इसके लिए सोशल मार्केटिंग बेस्ट चीज है जो मैं आपको बोलूंगी। जी, तो इस आप मेरे से संपर्क कीजिएगा, मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बता दूंगी। तो मैम, संपर्क के लिए आपकी मेल आईडी पे या आपका मेल आईडी पे कर लीजिए। मेल आईडी पे करेंगे। ठीक ठीक मैम। अच्छा मैम, दूसरा एक मेरा प्रश्न था कि फिर जब मेरी आपसे डायरेक्ट बात होगी तो काफी प्रश्न हो जाएंगे। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन हो तो समय का सदुपयोग हो जाए। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। माय प्लेजर, थैंक यू। डॉक्टर शिव सर को अपने बीच अगर कोई और भी अगर चैट बॉक्स में सवाल हो तो कृपया ले लीजिए। सौरभ जी जी जी, आदरणीय राजपूत जी भी हैं साथ में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। कुछ शब्द कहना चाहें तो आज महिला दिवस के विशेष वेबिनार पे स्वागत है आपका। आदरणीय राजपूत सर। सर, मुझे लगता है शायद उनको माइक या आवाज पहुंच नहीं पा रही है, तो अब मैं निवेदन करूंगा। हाँ सर, तो आप सर, एक बार आवाज आ रही है सर, प्लीज। आ रही है सर, आ रही अभी शायद। हेलो, हाँ सर, राजपूत सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर राजपूत साहब, आवाज आ रही है आपको? उन्हें रिज्वाइन करने के लिए बोला है अभी फोन करके, तब तक आप जो है स्टूडेंट को ले लीजिए।
जी 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 मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे बीच उपस्थित हों, कोई एक कुछ सवाल मैम से पूछना चाहते हो तो उनका स्वागत है। जी 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 आइए, मैं आमंत्रित करूंगा रिया मैम का कि आप स्टूडेंट हैं शायद, तो स्वागत है। कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं रिया? यस सर, मेरा क्वेश्चन है। गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग ऑल द टीचर्स। सर मेरा प्रश्न मैम आपसे ये है कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो मैम जो वीड्स का जो बहुत ज्यादा वीड्स का जो प्रॉब्लम हमें दिखता है मैम, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैंने अभी यही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी आया था रिया, एंड सबसे पहले आपको वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, एंड सेम टू यू मैम। थैंक यू सो मच। वीड्स के लिए मैंने यही बताया था कि जैविक खेती का अगर मैं बोलूँ तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो वीड्स के लिए जब पौधा हमारा अंकुरित होता है तो 15 दिन के बाद में हम लोग जो खुलपे बोलते बैलों के द्वारा निकाले जाते हैं, या फिर उनको हमारे एरिया में डोरे भी बोला जाता है, उससे हम लोग क्लीन करते हैं। उसके बाद में फिर दोबारा जो वीड्स आती है ना, तो उनको हम लोग हाथ से निराई गुड़ाई बोलते हैं ना, क्लीनिंग होती है जो, वो करके और हम लोगों को निकालना पड़ता है। हेलो। ओके मैम, ओके मैम। रिया। हेलो। यस हेलो। जी 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 राजपूत सर बोलिए सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। हेलो जी सर, आवाज आ रही है राजपूत सर? डॉक्टर राजपूत साहब आपकी आवाज आ रही है? बिल्कुल आप आवाज आ रही है। एक्चुअली मेरा भी फोन डिस्चार्ज होने वाला था तो। अच्छा अच्छा। जी 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 सर, आवाज आ रही है, बोलिए सर, बोलिए सर। सबसे पहले तो बहुत अच्छा मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया, उनको धन्यवाद। प्यासी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना परिचय शायद प्यासी ने तो बताया होगा, मैं डॉक्टर राजपूत, रीजनल डायरेक्टर ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मालवी मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। थैंक यू सो मच सर। आपने जितनी भी महिलाएं बताई हैं बहुत कम हैं, और भी महिलाएं हैं पूरे हिंदुस्तान में जो जिनके नाम मैं चाहूंगा कि आप जरूर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपका। दूसरा, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था प्यासी जी, इसमें कुछ जो भारत सरकार की स्कीमें हैं जिनके बारे में शायद किसानों को जानकारी होनी चाहिए, और जैसे मैडम मालवी ने बताया काफी अच्छा, तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 3-4 स्कीम चल रही हैं, शायद उनके बारे में भी अगर जो आपके किसान हैं उनको अगर उसमें सम्मिलित कराएंगे तो। आई एम ऑडिबल और नॉट? नहीं सर, ऑडिबल, वेरी मच ऑडिबल। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सर, बताइए। ओके, सो ये जो सबसे पहली जो सबसे पुरानी स्कीम है, वैसे तो करीब बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, लेकिन जो मेजर स्कीम है वो बताता हूं मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, बस 2 मिनट के अंदर। जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑलरेडी पूरी कंट्री में चल रही है। दूसरी इम्पोर्टेंट स्कीम है जिसका नाम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। और अभी BPKP, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति चल रही है। इस सब में किसानों के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा मैंने क्लस्टर वाइज उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। उनको DBT होता है उनके अकाउंट में, और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी बना सकती हैं आप लोग, है ना। और इसके अलावा दूसरी बहुत सारी भी स्कीम है, जैसे NPOP के अंतर्गत जो है हमारा जो PGS इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उसमें फ्री सर्टिफिकेशन भी होता है। तो ये 2-3 चीजें मैं ऐड करना चाह रहा था आज के प्रोग्राम में। हमारे बहुत सारे 70 लोग जुड़े थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और प्यासी जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे हमेशा जो भी इनवाइट कर लेते हैं। और क्या होता है कि जब कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है तो हम लोगों को भी बड़ा मन हो जाता है, और खासतौर पर मध्य प्रदेश चूंकि मेरा नेटिव प्लेस है, तो मैं चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल बने। मैडम खंडवा से कहाँ से हैं आप? सर मैं खंडवा के पास में खालवा करके गांव है, मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो वहाँ जो आपने रेणुका बताया ना, तो रेणुका तो बुरहानपुर में है, रेणुका माता का जो है वहाँ पे वो भी काम कर रहे हैं लोग। बुरहानपुर इज वन ऑफ दी वेरी पॉपुलर सिटी, वहाँ पर रेणुका जी का है वो। और खंडवा में भी आपको पता ही होगा, वहाँ पर मध्य प्रदेश में खासतौर पर मालवा में बहुत अच्छा बेल्ट है, जहाँ पर हमारे JNKV के अभी जो एक मेंबर भी हैं जो उधर उसी उज्जैन एरिया में काम कर रहे हैं, बहुत चौहान साहब। ही इज ऑल्सो इन वेरी एक्टिव ऑर्गेनिक प्रमोटर।
तो बहुत सारे किसानों को आप जोड़िए और मैं समझता हूँ कि आप कुछ एफपीओस कन्वर्ट करवाइए मैडम, लेडीज से लेके खासतौर जो अच्छी महिलाएं, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन एग्रीकल्चर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी सर, तो पाइपलाइन में है किसी भी तरह, हाँ, डेनेडा गवर्नमेंट चलती, डेनेडा स्कीम थी पहले हमारे मध्य प्रदेश में चल रही थी, जिसमें बहुत सारी महिलाओं को फॉरेन कंट्री भी विजिट कराया गया है। उसमें जबलपुर से बहुत सारे लोग थे, जो अजय नागल वगैरह जो बाद में डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर थे वो। एंड इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड अगर कोई भी तरह की मतलब कोई क्यूरी है या कुछ भी तरह का आप लोगों का कुछ सपोर्ट है, विजिट करना है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना में भी फंड है, तो अदर एरिया में जाके फार्मर्स विजिट कर सकते हैं। अभी हमारा भी अभी 7 डेज ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है जिसमें प्यासी जी को लेक्चर देना है। तो जो अलसी वगैरह और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं थोड़ा सा कम टाइम है, आप लोगों के पास समय भी अपना एंड हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैडम जिनके खाने से बीमारियां नहीं आती। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कटहल का आटा। कटहल हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत होता है, क्यों प्यासी जी? हेलो, जी सर बिल्कुल ऑडिबल है सर। जी सर। हाँ, कटहल का जो आटा है अभी बहुत ही एक बड़ा स्टार्टअप बना है, प्राइम मिनिस्टर को भी किसी ने गिफ्ट किया है, केरल का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बनाया था और इसका पेटेंट भी कराया है। तो कटहल का आटा अगर एक चीज, हाँ, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। इसी तरह से फ्लैक्सीड है, इसी तरह से मोरिंगा है, इससे बहुत सारी बीमारियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैविक खेती करने से प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जो हाइब्रिड सीड वगैरह की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी सीड हम ले सकते हैं, उसको केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली। और बहुत सारे जैसे वंदना शिवा भी सीड को कर रही हैं। यहाँ पर आपने नाम बताया जो ये उड़ीसा में 2 हैं जिनको पद्मश्री मिला है, ये प्रोफेसर राधा मोहन उनकी डॉटर है, वो सब भी एक सीड कंजर्वेशन का काम करते हैं। दूसरा NRRI में हम लोगों ने नेचुरल सीड, जो ICR का इंस्टीट्यूट है, नेशनल राइसेस, NRRI नेशनल राइसेस इंस्टीट्यूट, जिसको पहले CRRI कहते थे, वहां भी हमने ऑर्गेनिक का सेक्शन शुरू करा दिया है, तो वहाँ नेचुरल सीड्स अवेलेबल हैं। और आजकल ऑर्गेनिक सीड पे बहुत काफी लोगों का प्रोडक्शन का भी काम चल रहा है, स्पेशली इन सब वेजिटेबल्स आल्सो। So anybody, those who are interested can collect from the ICR, NRRI also, and बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऑर्गेनिक सीड को अभी लेके आ रहे हैं, बहुत सारे फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, तो देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर। तो दिस इज व्हाट आई एम जस्ट वांटेड टू शेयर। इन एडिशन मैडम ने बहुत अच्छा प्रयास किया महिलाओं को लेके, उन्होंने जिस तरह से गौशाला का किया। गौशाला, आई थिंक एग्रीकल्चर इज इनकम्प्लीट विदाउट काउ, और काउ का मतलब है, मैंने अभी यहाँ उड़ीसा में प्यासी साहब बहुत ज्यादा बुल्स एंड काउस आर बॉन्डरिंग, और वो बेचारे पॉलीथीन खाते रहते हैं, और यहाँ तो वो प्रॉब्लम चल रही थी। तो मैंने यहाँ के कमिश्नर को बोला है कि ये BMC के कमिश्नर को, तो हम सब लोग इनको रेयरिंग करवा रहे हैं यहाँ पर, और उनके लिए क्या है, थोड़ा सा ये जो पानी और घास की व्यवस्था करा देंगे, और इसके अलावा उनका काउ डंग काउ यूरिन होगा। तो मोर देन 108 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं काउ डंग और काउ यूरिन से। जो लोग देखना चाहें तो ये नागपुर के पास में गौशाला है, RSS की गौशाला है देवलापार, वहां जाके भी वहां किसानों को फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं, रहना खाना फ्री है। आप जाइए, 2-3 दिन रहिए, ट्रेनिंग लीजिए, और फिर अपना काम अपने गांव में आके शुरू कीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और मध्य प्रदेश के अलावा जो है, आपको मैं बताऊं, कभी नॉर्थ ईस्ट में विजिट करना हो तो प्यासी जी, मेरा एक सेंटेंस था आज के लिए, आज बलराम संदेश के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं मेरे सारे पार्टिसिपेंट को, कि दोज हु हैव नॉट सीन द नॉर्थ ईस्ट इज नॉट बोर्न। जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को नहीं विजिट किया अभी तक, वो अभी तक पैदा ही नहीं हुए। वो मेरा अपना विजन है। वो मेघालय नहीं देखा तो आपने लाइव रूट ब्रिज नहीं देखा तो आपने जैविक खेती के बारे में बहुत बाद में पता चलेगा। वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ट्राइबल्स, स्पेशली सिक्किम तो डिक्लेयर हो गया, लेकिन अभी पौंडीचेरी भी डिक्लेयर हो गया। मैं अभी अंडमान निकोबार गया था, तो वो भी हमने कुछ वहाँ के आइलैंड को भी हम लोग ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर रहे हैं। तो एनीथिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, यू आर वेलकम। आई एम हैप्पी to join all of you through this Balram Sandesh. Thank you very much. Thank you very much sir, thank you very much. मैं हमारे अब वेबिनार के बिल्कुल अंतिम सेक्शन पे पहुंच रहे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि समअप के लिए डॉक्टर देवेंद्र प्यासी साहब को, और उसी के तदुपरांत चाहूंगा कि हमारे बीच आज जो एग्रीकल्चर से स्टूडेंट हैं रिया तलाड़ी जी, अगर वो हों तो कृपया कर धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्लीज आए।
बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्यासी सर, समाप्त के साथ। जी सर, बहुत ही सार्थक और बहुत ही अच्छा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे मैडम से बेहतर कोई जो है वक्ता हो नहीं सकता हम लोगों की नजरों में, जहां तक हम लोग समझ रहे हैं। और आज का जो विषय चुना गया है कि जैविक खेती में आत्मनिर्भर होती महिलाएं, मैडम ने उसको बहुत ही बेहतरीन जो है जस्टिफाई किया, उसके साथ न्याय किया। मैं मैडम को हार्दिक बधाई करता हूं टीम बलराम की ओर से कि आपने हमारी सारी माताओं एवं बहनों को एक साथ रख के सभी के साथ में इसको जो है जैविक खेती को जो है अन्य श्रोताओं से साझा किया। मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक प्रजनक बीज या बीज की उपलब्धता की बात हो रही थी और देसी बीज, मैं देसी और विदेशी पे जो है उन्नत बीज और देसी बीज, दो तरह के बीज जो है एक्चुअली हैं जो महत्वपूर्ण है, और उन्हीं के साथ कुछ जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, जो इसके अलावा जो है स्वपरागित भी फसलें हैं, उनमें जो है हाइब्रिड बीज भी तैयार किए गए हैं। तो हाइब्रिड पे ना जाके मैं देसी और उन्नत की अगर बात करूं तो वो जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज के सीड हैं जिन्हें उन्नत बीज कहते हैं, और वो जो है अखिल भारतीय स्तर पे जो है उनकी वैज्ञानिकों के अनुसंधान के द्वारा जो है सृजन होता है, निश्चित रूप से देसी बीज की तुलना में बहुत ही ज्यादा उत्पादक होते हैं। साथ ही साथ आप उसमें से जितनी भी मैक्सिमम प्रजातियां वो होती हैं जिनको उनके उगाने का माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे आप जैविक उगाएं, चाहे आप संतुलित उगाएं, चाहे आप रासायनिक उगाएं, चाहे आप प्राकृतिक रूप से उगाएं, क्योंकि उगाने के तरीके पे अनुसंधान बाद में किया जाता है। पहला जो किसी भी नए पौधे का सृजन किया जाता है वो उस पे किया जाता है कि वो आने वाले समय के लिए बेस्ट हो। उसमें कहीं भी जैविक की टेस्टिंग नहीं होती, रासायनिक की टेस्टिंग नहीं होती, वो बेस्ट की टेस्टिंग होती है। जो है आज हमारे पास उससे बेहतर क्या हो सकता है उसके लिए बनाया जाता है। तो साथ ही साथ नई प्रजातियों का जो उन्नत प्रजातियां हैं विभिन्न फसलों की, उनका बीज मैं आप जानकारी देना चाहूंगा समूह के सभी सदस्यों को कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों में हमारे पास जो है एमपी सोका से प्रमाणित जो है प्रजनक बीज उत्पादन इकाइयां हैं। 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर इस प्रकार की इकाइयां जो है माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में जो है विभिन्न हमारे बीज उत्पादक केंद्रों में जो है स्थापित की गई हैं, और जिनके माध्यम से हम जैविक खेती को जो लोग पसंद करते हैं और जैविक खेती की से जो बीज बनाने की प्रक्रिया है, चाहे वो एमपी सोका के द्वारा हो, चाहे एपीडा के द्वारा, चाहे किसी भी जो है प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित की जाए, उन सब के लिए जो है पेरेंट मटेरियल उपलब्ध कराने का काम हमारा जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय विगत कई वर्षों से कर रहा है, और आगे भी ऐसे ही अनवरत सभी जो है जैविक किसानों को जो है जैविक बीज, जैविक तरीके से उगाया गया बीज ही उपलब्ध होगा, ये जानकारी देना आवश्यक समझता हूँ। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आज के वेबिनार में हमारे लगभग 7 से 8 राज्यों के किसानों ने जो है भाग लिया, और जिसमें महिला किसानों की संख्या 18-19 थी। ऐसा पहली बार हुआ कि महिला किसानों की संख्या, और जिनमें की किसान भी थे, छात्र छात्राएं भी थीं, और जिनके लिए ये विषय जो है बहुत ही रुचिकर रहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारी जैसा कि आज की वक्ता है सबकी प्रेरणा स्रोत श्रीमती वैशाली मालवीय जी, हमारे भी जो कृषि से संबंधित जानकार हैं कि उनसे और बेहतर की उम्मीद करते हुए जो है मैं आज के इसके लिए जो है आज हमारी तरफ से जो है हमारी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की छात्रा है रिया जो है, मैं उनको जो है आमंत्रित करता हूं कि आज का वोट ऑफ थैंक्स जो है रिया के माध्यम से हो। आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। Good evening, respected all teachers and ma'am who are present in this webinar.
I am Riya Taladhi, student of BSc Agriculture, second year at Rabindranath Tagore University, Bhopal. I want to say special thanks to Srimati Vaishali Malviya ma'am, because on this special day, on International Women's Day, that you gave a very wonderful lecture on natural farming and tell us what are the most advantageous thing in natural farming than chemical farming. I hope it will be really beneficial for all of us as a student and for all the farmers to get cope with their field problem through this webinar. I want to say again a very big thank you from my side and from all the other people's sides. Thank you very much, ma'am, for giving us very beneficial lecture on this special day. Thank you. Thank you. Thank you very much, Riya, for participating here. It's our well-being that you will be the part of this webinar, and we are thankful to your participation, and please motivate your students to come up for next webinars. It's a well-being for you. This is serving for you. This is serving for farmers. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं रिया जी का कि आप आज हमारे वेबिनार में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, सबसे महत्वपूर्ण श्रीमती वैशाली मालवीय जी का, और हमारे सभी उपस्थित सभी 75 से 80 पार्टिसिपेंट्स जो आज हमारे बीच शामिल हुए हैं। आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बलराम संदेश को ज्वाइन करते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद बलराम।